नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी जी के साथ। और अभिषेक जी, आपके यहाँ 19 अप्रैल से ही चुनावों का आगाज होने जा रहा है। सारे फेज में मुझे लगता है 7 के 7 फेज में यूपी और बिहार दोनों स्टेट में 7 के 7 फेज में चुनाव है। और बिहार में औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा 4 सीटों पर मतदान होगा 19 अप्रैल को। जी तो पहले तो जी। चर्चा इस पर ही करते हैं कि चारों सीटों पर कौन कौन कैंडिडेट हैं, क्या उनका समीकरण है। और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे जो निर्दलीय इस बार धूम मचा रहे हैं बिहार की राजनीति में, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले चारों सीटों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, अब क्या सीन बनता हुआ नजर आ रहा है। हर सर, सबसे पहले आपको नमस्कार प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम नमस्कार, जय श्री राम। तो जैसा आपने बताया कि सबसे पहले 4 सीटों पे चुनाव है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे स्टेट है जहां पे सातों चरणों में चुनाव है। सबसे पहले अभय कुशवाहा के बारे में बात करते हैं, जो आरजेडी से हैं। औरंगाबाद को लेकर के लोकसभा सीट में, औरंगाबाद लोकसभा सीट में अभय कुशवाहा खड़े हैं सुशील सिंह के अगेंस्ट। अच्छा, ये सीट इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुशील सिंह वाली सीट जो है सर, हम्म। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि औरंगाबाद को आपको पता नहीं होगा सर, बिहार का सुशील सिंह जेडीयू चित्तौड़ से। का। नहीं नहीं, बीजेपी से जेडीयू का यहाँ ऑप्शन बनता है। ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। हम्म। तो अब ये जो है, इसको चित्तौड़ भी कहा जाता है बिहार का। इंटरेस्टिंग है ना। अब अच्छा। चित्तौड़ क्यों कहा जाता है? यहां से राजपूत कैंडिडेट छोड़ करके कोई और कैंडिडेट जीता नहीं, जीतेगा नहीं। अच्छा। एक मिथ नहीं है ये, एक वास्तविकता है इस लोकसभा सीट की, इसीलिए इसको चित्तौड़ भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में है। अब इससे रिफ्लेक्ट होता है कि जो एक सोशल मीडिया पे चल रहा था सर, कि राजपूतों की नाराजगी है बीजेपी को लेकर के या सभी सीटों को लेकर के, हम्म। बीजेपी को हरा देंगे, वोट करके हरा देंगे। हाँ। इससे आपको समझ में आएगा कि प्लान महागठबंधन भी अपने हिसाब से कर रहा है। इन्होंने लॉकुश समीकरण से अभय कुशवाहा को आरजेडी ने इसलिए दिया क्योंकि इनको लगता है कि लॉकुश समीकरण का वोट इस बार, चूंकि हम चचा को नीतीश जी को अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, नीतीश जी के लिए सम्मानजनक शब्दों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं पलटने के बाद भी, तो हम्म। काफी हद तक हम डेंट करने में कामयाब होंगे। कुछ कुछ इलाकों में हो भी रहे हैं। पर ये जो सीट है, औरंगाबाद की सीट, इस वक्त यहां पर क्लियर कट मुझे लग रहा है कि सुशील जी के पास ज्यादा अधिक एज है और वो आसानी से ये लोकसभा सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। गया में। हाँ, गया में सर कुमार सर्वजीत खड़े हैं महागठबंधन से, यानी आरजेडी से। हम्म। और एनडीए से खड़े हैं जीतन राम मांझी। टेक्निकली इस चुनाव को आप ऐसे भी नाम दे सकते हैं, ये आरजेडी पहला चरण का गया चुनाव, रिजर्व आरजेडी सीट है। वर्स। हाँ हाँ, टेक्निकली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हर सर ये सीट जो है, इलेक्शन जो हो रहा है वो आरजेडी वर्सेस एनडीए चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये 4 कैंडिडेट्स आरजेडी ने अपने अलायंस पार्टनर से पूछे बिना ही अनाउंस कर दिए थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि अभी अलायंस होगा या नहीं होगा। कौन से चार, जिन एनीवे, सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं इनकी? जी जी, जिन अच्छा। सीटों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम्म। कुमार सर्वजीत दमदार कैंडिडेट है या नहीं, हम्म। इसके पीछे हम पहले गया की हिस्ट्री में मांझी वोट समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। गया में बीजेपी के पहले भी, जब ये तो अभी है, इसके पहले हरि मांझी थे, वो तो सांसद भी बन चुके हैं। हम्म। तो इससे आपको समझ में आएगा कि पिछले 3 बार से चल क्या रहा है। ये एक स्ट्रांग सीट है मांझी के लिए, और मांझी को ये सीट एक तरह से गिफ्ट की गई है कि आप ठीक से अगर चुनाव लड़े भी या ना भी लड़े, तब भी एनडीए ये सीट निकालेगी, क्योंकि ये एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और यूं कह सकते हैं कि वन साइडेड भले ना हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सीट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर बीजेपी का पिछले 3-4 चुनावों से एनडीए का लगातार पकड़ है। 4 चुनाव से तो आप देख सकते हैं एनडीए का लगातार पकड़ है। हम्म। 2009, 2000, 2009, 2014, 2019 और अब ये जो चुनाव आ रहा है। हम्म। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां का समीकरण कुछ ऐसा है सर, मांझी वोटर 18% के आसपास, हम्म। और उन्होंने बोल दिया है कि हमको मांझी को जिताना है।
इसलिए कुमार सर्वजीत पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात, वहां गया में अब कुमार कांग्रेस का सर्वजीत की कैडर, क्या बैकग्राउंड है? कुमार सर्वजीत का बैकग्राउंड ये है कि वो बस पिछड़ी जाति से आते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा उनके पास बैकग्राउंड नहीं है नहीं, पहली बार जीत को चुनाव लेकर। लड़ रहे हैं, पहले कुछ रहे हैं सांसद विधायक, कुछ है? क्या है नहीं इनका? नहीं, पहले बिल्कुल सांसद नहीं रहे हैं। हम्म। आरजेडी ने इनको टिकट दिया है। और हम्म। लोग भी सरप्राइज है कुमार सर्वजीत के नाम को अनाउंसमेंट को लेकर के गया से, क्योंकि हम्म। मोस्टली लोग सोच रहे थे कि यादव वर्सेस कुछ चूंकि, लेकिन ये रिजर्व सीट है तो वो नहीं हो सकता, तो कुमार सर्वजीत के पीछे लोग खड़े हो गए। हम्म। अब प्रॉब्लम ये है इस सीट को लेकर के कि यहां पर देखिए, इसका डायनेमिक्स आपको एक बताता हूं। गया वो एरिया है सर जहां पर कहने को तथाकथित रूप से 19% के आसपास का मुस्लिम वोटर है, लेकिन विगत 6-7 सालों में मुसलमानों का गया, जहानाबाद, अरवल रूट में अगर आप देखेंगे तो लार्ज चंक में पलायन वेस्ट बंगाल की तरफ हुआ है। वो वेस्ट बंगाल में गए थे काम के लिए, बाद में वहां पे घर बनाया, वहां पे रहने लगे, वहां पे रेसिडेंस हो गया, वहां पे वोटर आईडी कार्ड हो अच्छा। गया। अब दो दो वोटर आईडी कार्ड, तो अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से नाम हटाए जा रहे हैं लगातार इन सब चीजों को लेकर के। अब तो आधार से जोड़ने की भी प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। तो इस वजह से लोग समझते हैं कि 2011 के हिसाब से मुसलमानों का टेक्निकली प्रेजेंस अच्छा है, हम्म। पर फिजिकली प्रेजेंस लगातार वहां पे कम होता जा रहा है, हम्म। और इसको कोई मार्क नहीं कर रहा है। इस वजह से भी एनडीए के लिए ये सीट अब धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। जी। हम्म। जमुई अगली सी रिजर्व सीट है ये भी। हाँ, हाँ, जमुई ये भी रिजर्व सीट है। और चिराग जमुई के पासवान थे बारे में यहाँ के थोड़ा सा, सांसद। हम्म। हाँ, चिराग पासवान जी यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं। यहाँ पर जो डेमोग्राफी है उसके बारे में पहले मैं बता दूं। यहाँ पर लौकुश समीकरण, पासवान वोटर, और एनडीए के लिए जो सबसे अच्छा इस वक्त कह सकते हैं कि यादव माइनस ओबीसी का वोटर बहुत बहुल है, ठीक ठाक प्रेजेंस में रहा है। कभी ये नक्सल प्रभावित जिला था, लेकिन चिराग पासवान के आने के बाद चीजें वहां पे बहुत तेजी से बदली। अब तो वहां पे ठीक ठाक होटल भी 1-2 हो गए हैं जहां पे आप जाकर के सर्वे के टाइम में अगर आप जाएं तो रहने लायक हो गई स्थिति। इलेक्ट्रिसिटी इन सब पे बहुत ज्यादा काम किया गया है। जो पानी की व्यवस्था है, जो मैं कहता हूं नल जल योजना, नरेंद्र मोदी जी की बड़ी क्रांतिकारी योजना जो पहुंची, उसको नीतीश कुमार ने वहां पे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसका इंपैक्ट आपको ग्रामीण परिवेश में भी स्पष्ट रूप से नजर आता है हर्षद। और अर्चना रविदास भी पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। हालांकि जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था अरुण भारती जी का, तो उन्होंने बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे बताइए अर्चना रविदास कौन है। अर्चना रविदास हैं, अर्चना यादव हैं, या फिर कौन है? क्योंकि वो हस्बैंड की तरफ चले गए थे। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था कि क्या ये अभी भी कैसे दलित रह गई, अब उसकी परिभाषा क्या है। तो तो क्या खैर उसने उस कौन से टेक्निक, शादी की है? बताइए ना, आप डिटेल हाँ, बताइए। हाँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो उनका ससुराल पक्ष यादव कम्युनिटी से है। तो हम्म। ये सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि टेक्निकली कास्ट तो बदलता नहीं है। सनातन में भले आप ससुराल पक्ष के हो जाते हैं, लेकिन जो अशोक चौधरी की लड़की को भी इसलिए मिला है, वरना तो वहां भी मामला हाँ चल रहा था। हाँ, अब अभी मैं उस पे आ ही रहा था, वो तो लेकिन नेक्स्ट फेज में हम बात करेंगे। तो हम्म। ये वो चीजें हैं जिसको लेकर के अरुण भारती जी ने डायरेक्ट अटैक किया था। अरुण अरुण भारती जी अरुण को चुनाव भारती लड़ने के अरुण लिए, भारती चिराग पासवान के बहनों ही हैं, मैं आप दर्शकों को बता दूं। जी जी, अरुण भारती चिराग पासवान के बहनों ही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अभी तक वहां पे हुआ क्या क्या चुनाव जिताने के लिए। मोदी जी की सबसे पहले कैंपेन जो बिहार से हुई, वो जमुई से शुरू हुई। इसके बाद वहां पर राजनाथ सिंह जी गया। राजनाथ सिंह जी ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग की, ताकि जो राजपूत समुदाय का इको है कि कहीं नाराज तो नहीं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाए वहां पर। सो दे आर मेकिंग श्योर के पहले चरण की हर एक सीट पे हमारा ये हो। इसके पहले मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहली जो रैली हुई थी उसमें नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कोई यहाँ पे पुल पुलिया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी था, पानी था, लोगों किसान के पास सींचने को फसल सींचने को पानी नहीं था। हम लोग आया केंद्र में, मोदी जी आए, तबे ना हुआ ये सब। तो आप लोग हाथ जोड़ के बताइए कि एनडीए के कैंडिडेट को वोट दीजिएगा ना। और वो स्टेटमेंट था जो एकदम से सीधा, वो वोटर जो नीतीश कुमार का है वो आराम से ओवरलैप हो जाता है, ट्रांजेक्शनल वोटर होता है।
वहां से एकदम इको बदली और अरुण भारती इस में बहुत आगे चले गए लीड करते हुए। जी। अगली सीट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो आखिरी सीट है नवादा। ये हॉट केक बना हुआ है। इसको लेकर के सर सभी परेशान है। आरजेडी भी परेशान है, भाजपा भी परेशान है, और यहीं से हमारा निर्दलीय फैक्टर भी पहला स्टार्ट होता है। विनोद यादव कैंडिडेट खड़े हैं निर्दलीय, हम्म। लेकिन विनोद यादव कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसको समझे बिना लोग इस पहले सीट को आप नहीं समझ। नवादा से पहले कैंडिडेट पार्टियों के जो हैं वो तो बता दीजिए, कौन कौन है यहाँ हाँ पे। ठीक है। हम्म। हाँ, यहां से श्रवण कुशवाहा लड़ रहे हैं, हम्म। व्यापारी हैं। हम्म। मतलब लौ कुछ समीकरण से है, लेकिन है व्यापारी मूलतः। इनके हम्म। पास भी ठीक ठाक धन है, धन की कमी नहीं है। हम्म। तो श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से, और एक ठाकुर विवेक, बीजेपी। हाँ विवेक ठाकुर जी बीजेपी से। विवेक ठाकुर जी के साथ उनके पिताजी की लेगेसी है, हम्म। और उनके फादर काफी पॉपुलर रहे नवादा में। हेल्थ सेक्टर में उनके काम को लोग मानते हैं। हम्म। भूमिहार समाज सबसे पहले मैं समझूं कि नवादा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है, हम्म। और वो कास्ट लामबंद होता जा रहा है। शुरू शुरू में तो एक सिंगर खड़े हैं निर्दलीय जिनको समर्थन दे रहे हैं, मनीष कश्यप। अब मनीष कश्यप ने कल भी उनके लिए रोड शो किया था, लेकिन मनीष कश्यप को देखने के लिए तो लोग नवादा में आ रहे हैं, लेकिन ये गुंजन ये सिंह को ये जब मैं, मनीष कश्यप वो यूट्यूबर तो नहीं है वो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही भाई, नहीं, वो भी निर्दलीय खड़ा है। मनीष कश्यप तो पश्चिमी चंपारण से है। मैंने ये नहीं कहा कि वो पूर्वी चंपारण से नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं, नवादा में हम विनोद यादव जो हैं उनकी बात कर रहे हैं ना, रुकिए तो सर। टिकट नहीं कटने पर नहीं उन्होंने नहीं, इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय उतर गए। चर्चा हम उसकी हम्म, कर रहे थे ना अभी, नवादा की। नहीं नहीं, हम नवादा की ही बात कर रहे हैं, लेकिन नवादा के निर्दलीय में देखिए, अभी नवादा में पहले समझे कि 4 इंपॉर्टेंट कैंडिडेट खड़े हैं। हम्म। ठीक है, पहले 2 कैंडिडेट तो हो गए बीजेपी और आरजेडी के, अब हम्म। 2 निर्दलीय कैंडिडेट हैं। एक विनोद यादव जो निर्दलीय कैंडिडेट है, वो हम्म। महागठबंधन के लिए डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि वो राजभल्लभ यादव के छोटे भाई हैं। हम्म। लेकिन जो गुंजन सिंह एक सिंगर है भोजपुरी के, वो भूमिहार का से है, और उनके नामांकन में भी मनीष कश्यप ने रोड शो किया था। नामांकन में भी गए थे मनीष कश्यप, और उनके लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मतलब अभी से यूट्यूबर मनीष कश्यप अपने आप को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि वो अपनी सीट तो वहां जीतेंगे जीतेंगे चंपारण में, दूसरों को भी किंतु जितवा रहे हैं। हाँ, कि हम इतने काबिल हो गए हैं कि हम दूसरों को भी जिताएंगे। अच्छा। अब इसका ग्राउंड टेस्ट करते हैं। मैं हम्म। चूंकि ग्राउंड पर गया गया था, इनकी तो इनकी वहां विनोद यादव की भाभी हैं विभा देवी, वो भी तो मेरे ख्याल में एमएलए हैं। बिल्कुल, वो हाँ, तो मैं वही राज बोल रहा हूँ, वो तो राजवल्लभ की राजवल्लभ, वाइफ। हम्म। हम्म। हाँ, वो तो हम्म। राजवल्लभ परिवार से ही है। और आरजेडी के कल तेजस्वी यादव कल थे और बोले कि जिस परिवार को हम लोगों ने बचाने का काम, जिस परिवार को हम लोगों ने और लालू जी ने प्रोटेक्ट किया, आज वही परिवार राजद के केंद्रीय कमेटी के फैसले के अगेंस्ट में जाकर के राजद को ही हराने पर तुला हुआ है। क्या यादव उनका साथ देगा? हम्म। इतना क्रिस्टल क्लियर बोलना पड़ा तेजस्वी यादव को, क्योंकि वहां का यादव खड़ा हम्म। है। अच्छा, वहां का यादव क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है, राजवल्लभ यादव के अपने 50,000 वोट थे। यही राबड़ी देवी जब चुनाव प्रचार में गई थी, हम्म। तो उन्होंने कहा था कि राजवल्लभ यादव को इसलिए फंसा दिया गया है बलात्कार के केस में क्योंकि वो यादव। अब अब कहानी में ये है कि श्रवण कुशवाहा ये कह रहे हैं हम्म। कि वो परिवार, ग्राउंड पर आप चले जाइए, वो यादवों को कन्विंस कर रहे हैं कि अब तेजस्वी जी, नया तेजस्वी जी है, वो क्रिमिनल से समझौता नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो परिवार परेशान है। वो हम्म। बात हो रहा है कि लोकल को वोट देंगे या नहीं देंगे, हम्म। हमारे सामने लोकल की राजनीति होनी चाहिए। देखिए नालंदा का कितना अधिक विकास हुआ, नवादा क्यों पीछे रह गया। हम्म। ये सब मुद्दे हैं, हम्म। लेकिन इन सब से इतर जो विनोद यादव का अपना कुनबा है, और ये सब इसके अलावे जो है, हम्म। विवेक ठाकुर के साथ भूमिहार समाज, लौह कुश समीकरण, पासवान वोटर, जो कि अलायंस का मांझी वोटर, वो सब खड़ा है। हम्म। लेकिन
उसके अलावे राम मंदिर का फैक्टर है। जब मैं ग्रामीण शहर में गया था नवादा में, तो उतना फैक्टर लोग खुल के नहीं बोल रहे थे। हम्म। लेकिन जैसे हम ग्रामीण इलाकों में जाना शुरू, हम्म। सर राम मंदिर भी फैक्टर है, हम्म। मोदी जी भी फैक्टर है, और हम्म। ये सब फैक्टर है। तो जो क्लोज कंटेस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम प्रश्न का अंतिम चरण उनसे पूछते थे कि आप वोट किसको करेंगे, तो बोले कि वोट तो नाराजगी है कैंडिडेट से, लेकिन फिर भी मोदी के नाम पे करेंगे। ये जो एक चीज है, वो हर एक कैंडिडेट को एक अलग एज दे रही है, 1-2% का। जो कि आपने आज एक आर्टिकल जो पश्चिमी यूपी के संदर्भ में लिखा था हम्म। कि पोलराइजेशन अगेंस्ट पोलराइजेशन, हम्म। कि सब मोदी को, पोलराइजेशन कहते हैं जिसको। हाँ काउंटर पोलराइजेशन, की सब मोदी को हराने पे लगे हुए हैं, तो हम मोदी के समर्थक हैं, हम मोदी के साथ खड़े हैं। ये एक फैक्टर अंडर करंट मुझे समझ में आया। अब वो वोट के दिन कितना ट्रांसलेट होता है, वो तो हम पहले फेज के बाद विश्लेषण में बता पाएंगे। अच्छा, मैं सबसे दिलचस्प कैंडिडेट की तरफ आ रहा हूँ, पप्पू यादव की तरफ, जो कांग्रेस में गए थे बेचारे और निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसके बारे में जी। बताइए मुझे। ये तो अब लालू यादव ने उनका टिकट होने नहीं दिया पूर्णिया सीट हाँ। से। और सीमांचल जी। के इलाके में आप जानते ही हैं कि पप्पू यादव का दबदबा है, वन मैन शो है उनका वहां पे। तो वो उस सीट पे समीकरण क्या बदल रहे हैं, वो किसका नुकसान कर रहे हैं, किसका फायदा कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि वो 3 बार लोकसभा में जा चुके हैं पूर्णिया से, 1991, 96, 99। और 1991 और 99 में वो निर्दलीय ही जीते थे यहाँ से। और जी। 96 में वो सपा के टिकट पर जीते थे, पता नहीं अब क्या सीन था उस समय का। तो क्या सीन है इस समय? सर कांग्रेस के एक लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था अजीत सरकार। अच्छा। 1999 में उनकी ब्राइट कैरियर हॉस्टल है एक स्कूल का, उसके ठीक सामने उस समय 1999 में AK-47 और बुरी तरह से उनकी हत्या की गई थी। अच्छा। उसके बाद 99 में एक फैक्टर, पप्पू यादव बहुत तेजी से राइज हुए। हम्म। मैं कोई लिंक नहीं कर रहा हूं किसी की किसी हत्या से, हम्म। दर्शक समझदार हैं। हम्म। लेकिन अजीत सरकार की हत्या ने कांग्रेस का समापन किया, और पप्पू यादव का राइज बहुत अच्छा हुआ। अब वो पप्पू यादव उस वक्त निर्दलीय चुनाव जीते जब प्राइम में आरजेडी भी थी, आरजेडी का अपना लहर था। लेकिन पूर्णिया के मुसलमान हो या यादव हो, वो पप्पू यादव के साथ खड़े रहे। लेकिन इस सीट के समीकरण को हम थोड़ा सा 2014 के बाद जो बदला है उसको समझने का प्रयास करें। संतोष कुशवाहा तब चुनाव जीते सर, जब भाजपा, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा थे, और जदयू अकेले चुनाव लड़ी थी, आरजेडी अकेले चुनाव लड़ी थी। और ये समीकरण में भी पूर्णिया की सीट संतोष कुशवाहा निकालने में कामयाब हो। अब इस क्लासिक एग्जाम्पल को हम 2019 और 24 में समझते हैं, जब मोदी जी का वोट ऐड होता है, बीजेपी का कैडर वोट संतोष कुशवाहा के साथ ऐड होता है, लोजपा का दलित वोट ऐड होता है, तब ये नंबर कहां पहुंचेगा? और आरजेडी का कोर वोट, जब पप्पू यादव और आरजेडी की जो खड़ी है बीमा भारती, उसमें डिवीजन होगा तो कितना पहुंचेगा? लोग हवा में आकर के बोल रहे हैं, अरे पप्पू यादव निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, एनडीए के निकल जाएंगे। कैंडिडेट कौन है यहाँ से? यहां से संतोष कुशवाहा है सर एनडीए के कैंडिडेट, जिनके बारे में बात कर रहा हूं कि तो बस उन्होंने मैं 2014। नहीं, ये दर्शकों को बताना जरूरी है कि वो संतोष कुशवाहा यहाँ से आर उसके एनडीए कैंडिडेट हैं। ये बीजेपी से हैं या आरजे उससे जेडीयू से हैं? जेडीयू से, मैं वही जेडीयू एक्सप्लेन से। कर रहा था ना सर कि 2014 में जब एनडीए का हिस्सा जेडीयू नहीं थी, तब इन्होंने वो सीट निकाली थी। समीकरण को हम ऐसे नहीं समझते ना एकदम भावना में आके कि बहुत भीड़ है पप्पू यादव की रैली में। सर पप्पू यादव की रैली में अगर 1 लाख की भी भीड़ हो, तो वो भीड़ तो पूर्णिया जैसे शहर में नामांकन के वक्त बहुत बड़ी नजर आएगी ना। हमको ये समझना है कि जीत का समीकरण कहता क्या है।
जीत का समीकरण यह है कि संतोष कुशवाहा जब अकेले थे 2014 में, जब जदयू अकेली लड़ी थी, तब भी वो चुनाव निकालने में कामयाब हो गए थे। उसके साथ भाजपा का, मोदी का वोटर नहीं था, पासवान वोटर नहीं था। 2019 के अलायंस में आप उनकी जीत का मार्जिन हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन आप बढ़ते हुए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसीलिए पूर्णिया सीट को जितना डेंट आरजेडी के कैंडिडेट को ये कर रहे हैं पप्पू यादव, उन्हीं को कर रहे हैं। भाजपा का कोर वोटर पूरे बिहार में सर, जहां तक मैं घुमा हूं, मोदी का कोर वोटर 2019 और 2024 के बीच में एक भी टूटता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे हालात में संतोष कुशवाहा की को हराने के लिए पप्पू यादव को सर 1.5 लाख भाजपा का वोट काटना होगा, ये डेटा है। और ऐसे में मुझे लग रहा है कि आरजेडी के लिए पप्पू यादव एक बड़ी मुसीबत बने कि आप मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त करने का प्रयास करोगे, मैं पूर्णिया से आपको समाप्त कर। तो मेरा जी। इसका मतलब ये हुआ कि पप्पू यादव जो जिद पे बैठे हैं वो यही है कि कांग्रेस तो कर नहीं पाई उनके लिए कुछ, तो अब वो निजी हम्म। तौर पर जो है लालू प्रसाद यादव को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर तुम हमें नहीं जीतने दोगे तो हम तुम्हें भी नहीं जीतने देंगे। नहीं, बिल्कुल यही कारण है कि अब ये आन बान शान की लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वो पूर्णिया, मरेंगे भी पूर्णिया में, जीतेंगे जिएंगे भी पूर्णिया में, वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अभी उन्होंने एक मीडिया के सामने आंसू आंसू भी बहाया है। लेकिन सर इमोशन का जनता के साथ वोटिंग का कनेक्ट नहीं होता है। पप्पू यादव के बारे में सीमांचल में एक बात फेमस है कि पप्पू यादव का नाम लेकर के दिल्ली में आप जाइए तो एम्स में भी आपको जल्दी एडमिशन मिल जाता है, एक पूरा का पूरा उन्होंने घर खोल रखा है। ये सब बातें हैं, हम्म। ये सारी बातें हैं, लेकिन हम्म। इसके बावजूद जो रियल ग्राउंड पर वोट का परसेंटेज है सर, वो इतना अधिक नहीं है जो पप्पू यादव को जीत दिला दे। एक बहुत दिलचस्प सीट है सीवान। हम अक्सर अपने वीडियो में चर्चा करते हैं शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना शाह, उन्होंने भी जो है निर्दलीय पर्चा भरा है। क्या है इसका समीकरण, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और असदुद्दीन ओवैसी का क्या सीन है वहां पे? देखिए सर, सिवान में एक आम नैरेटिव इन दिनों बिल्ड हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और निर्दलीय प्रत्याशी मिलने गए थे हिना साहब से, उनका नाम है आशुतोष, जो कि आरजेडी जेडी और आरजेडी और जेडीयू कैंडिडेट के विरुद्ध जहानाबाद लोकसभा से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जहानाबाद में मुसलमानों का वोट आप हमको दिलवाइए, और हम्म। हम भूमिहारों का वोट आपको, या ब्राह्मणों का वोट, चूंकि हम कास्ट की दलाली करते हैं, कास्ट की राजनीति करते हैं, तो हम आपको वहां ट्रांसफर कराएंगे। सहाबुद्दीन के बारे में 90 के दशक में एक फेमस बात कही जाती थी कि इन्होंने लेफ्टिस्टों पे बहुत अत्याचार किए। जितने लाल झंडे वाले थे, लाल सलाम वाले थे, उनको खूब मारा पीटा, हम्म। और इस वजह से हम सवर्णों को सहाबुद्दीन के परिवार के साथ अटैचमेंट रखना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये काम लेकिन तो सर बढ़िया ये करा था शहाबुद्दीन ने भाई। उन्होंने तो जेएनयू के नाम तो आता है कि जेएनयू के वो जो एक कैंडिडेट थे, जीते थे, उसको, उसकी हत्या में भी उनका नाम आता है। अब देखिए सर, क्या है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, इसकी परिभाषा 2014 के बाद बदल गई है। और शहाबुद्दीन के जाने के बाद, आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि शहाबुद्दीन के बेटे का नाम ओसामा है। हम्म। पता है आपको? मैं ओसामा सुन। की आयु, हम्म। अब दर्शक थोड़ा ओसामा की आयु का कैलकुलेशन करें। हाँ हाँ, वो और 26, वो 9/11 उसके उससे ही इसका संबंध है। अब आप बताइए सर, कोई राष्ट्रवादी एक ऐसी सोच के व्यक्ति के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? जेडीयू के खाते में वो सीट वैसे है, ये इससे जो इनकी भाजपा। वाइफ है हिना, ये मुझे लगता है कि 2-3 चुनाव तो शायद ये हार ही चुकी है, वहां लड़ती रहती है चुनाव तो ये भी। चुनाव तो लड़ती रहती है, वो तो बीजे आरजेडी से खड़ी होकर के भी नहीं जीती ना। हम्म। अगर जीत गई होती आरजेडी से खड़े होकर के, तब कोई ये प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ लेकिन यहाँ से आपको एक, यहाँ से एनडीए कैंडिडेट कौन है? आरजेडी के तो अवध बिहारी हैं यहाँ से। आरजेडी आरजेडी के अवध बिहारी हैं, और
सिवान के लिए जो है फिलहाल आरजेडी के बिहारी है, अवध बिहारी चौधरी। और एनडीए से पिछली बार तो ये सिंह थी, कविता सिंह। इस बार जो है जेडीयू ने किसको टिकट दिया एक्चुअली वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हम्म। मैं एक सेकेंड वो डेटा निकाल लेता हूँ, वो मेरे पास जेडीयू की होगा सीट कहीं। है ये। मैं अपने दर्शकों हाँ वो को जी। आप देखिए, मैं तब तक बता दूं कि यहाँ हिना जो है वो 3 चुनाव लड़ चुकी हैं, और शाहबुद्दीन जो है, जिनके जबरदस्त बाहुबली कहा जाता था जिन्हें, उन्होंने यहाँ से 4 बार वो यहाँ पर चुनाव लड़े थे। और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, AIMIM, वो हिना साहब को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। और देखते हैं पति की मौत का और उन सब का जो है उनके प्रति थोड़ा सिंपैथी उनकी कैसी बनती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शहाबुद्दीन की डेथ के बाद तो शायद पहली बार ही लड़ रही है चुनाव। नहीं नहीं, शहाबुद्दीन की डेथ के बाद ही लड़ रही, क्योंकि वो तो कोविड में मरे हैं शहाबुद्दीन, और हाँ। वो तब तक 2019 का तो, इलेक्शन समाप्त हो तो, गया था। तो शहाबुद्दीन ने अपने सामने भी इन्हें चुनाव लड़वाया, इसका मतलब 1-2 बार पहले। सर ये विधानसभा का चुनाव हारी हैं, सांसद का भी चुनाव हारी हैं, ठीक है। अ, अभी इन्होंने एमएलए रमेश सिंह कुशवाहा की वाइफ विजया लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है लौ कुछ एनडीए। समीकरण से, एनडीए से, जेडीयू की। अच्छा। भाजपा का ये पिछली बार भी भाजपा के कैडर का ये दुख था हम्म। कि हमारी सीट थी, सिवान हम जीत जाते। किंतु हम्म। मेरा एक प्रश्न है सर, हम्म। कि सिवान आप जीत जाते, पिछली बार भी तो कविता सिंह ही थी जदयू से। हम्म। जब अलायंस होता है हम्म। तो कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी मैटर करता ही नहीं है। अलायंस हो गया एक बार तो सीटें किसकी हैं पता नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अगर आप चाहते हैं कि 400 सीटें आए, 400 सीट की बात हो रही, तो ये नाराजगी धीरे धीरे दूर कर लेती है पार्टियां, ये मैंने देखी है। कुछ नहीं करना है, आरजेडी की जदयू की कैंडिडेट वहां पर जाएंगी, बीजेपी से मिलेंगी, बात करेंगी, बोलेंगी कोई बात नहीं, मेरा जीतना आपका जीतना बराबर है, प्लस बीजेपी का वहां पर विंग जाएगा, वो समझाएगा, ये नाराजगी दूर हो जाती है। लोग कहते हैं कि फंसी हुई है, लेकिन आरजेडी की अवध बिहारी चौधरी के थोड़ा बात कर लेते हैं। ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन के इलेक्शन में सपोर्ट के बाद सिवान का मुसलमान एकदम गर्म है। और सिवान का ही क्यों, अब मैंने जब पूर्णिया की बात की वहां भी आप देखिए, ये कह रहे हैं कि कितने मुसलमानों को आप टिकट दे रहे हैं, आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। आपने कोई ऐसा एक सीट अगर अररिया वाली छोड़ दें, तब तो आपने कहीं नहीं दिया है टेक्निकली ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को, क्योंकि कटिहार सीट कांग्रेस के पास है, उसी प्रकार से कांग्रेस के लिए किशनगंज सीट है, तो आप नहीं दे रहे हैं। और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आप लगातार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। अब ये फैक्टर अपने आप में आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है, क्योंकि मुसलमान दूर हो रहा है, दूर हो रहा है। हम्म। और ओसामा के साथ युवा मुसलमान जो है वो, जितना वो मुसलमान है वो एकदम से ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसलमीन के लिए फेवर करने वाला, या ओवैसी का फैन क्लब कह लीजिए, वो सब ज्वाइन किए हुए ऐसा लगते हैं। क्योंकि वो प्रचार उनके इस पे जो है आप दिख जाएगा रील वगैरह पे, जो इंस्टा पे उनका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ये इस वजह से हम्म। जी जी मनीष आप कुछ कश्यप ने नामांकन भरा है कि नहीं ये? हाँ, तो मेरे ख्याल में हाँ 30 अप्रैल डेट है। भर दिया, पर्चा जी भर दिया जी इन्होंने। जी जी अच्छा। जी वहां मनीष से कश्यप वैसे लगातार पश्चिमी चंपारण से जो यूट्यूबर हैं, ये मनीष कश्यप बड़ा चर्चित नाम रहा। उन पे जो है NSA लगी थी, 6 महीने जेल में रहे थे। और वहां से स- NDA के कैंडिडेट संजय जायसवाल हैं जो प्रदेश संजय अध्यक्ष जायसवाल। हैं। और RJD के वहां से दीपक यादव हैं। तो मनीष कश्यप का क्या सीन रहने वाला है? जी पहले दीपक यादव और इनके बारे में बात कर ले कि आरजेडी ने यहाँ पे कार्ड टेक्निकली ज्यादा अच्छा खेला है, ये सोच के कि अगर ब्राह्मण वोट पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल के अगेंस्ट में ये काट जाता है, वो मैं बेतिया वगैरह रिजीम की बात कर रहा हूं, तब हमारा काम बन जाएगा। पर इसमें कहानी है, बीजेपी, बिहार बीजेपी को लेकर के संजय जायसवाल वो आदमी है जिसकी फंडिंग से बिहार बीजेपी, या फंडिंग लाने की जिम्मेदारी, दायित्व जो है वो शुरू से रही है। हम्म। बहुत कद्दावर नेता है। हम्म। पिछली बार भी इनके जीत का मार्जिन 3 लाख से अधिक वोट का था। मनीष कश्यप
क्या भाजपा का 1.5 लाख वोट काट पाएगा? मैं डेटा में तो सीधे सीधे यही समझता हूं कि ये तो मनीष हमको कश्यप हराना है किस तो इरादे से मैदान में उतरा है? वोट काटने के लिए, क्योंकि जीतने के लिए? देखिए, जीतने का तो प्रश्न ही नहीं है। नहीं तो चुनाव प्रश्न तो ये है आदमी कि जीतने के लिए लड़ता है। और उसका क्या उद्देश्य हो सकता है मनीष कश्यप का? आप देखिए, अब मैं ये कैसे समझ सकता हूं कि उसके क्या उद्देश्य होते हैं, लेकिन एक पत्रकार के दृष्टिकोण से इतना जरूर समझ सकता हूं कि ऐसे इलेक्शन में लोग निर्दलीय कैंडिडेट जो स्ट्रांग होते हैं वो खड़े कराए जाते हैं कि अगर तुम इतना वोट काट लोगे तो बदले में हम इतना पैसा देंगे। अब हम्म। उसमें कितनी सच्चाई है क्या है वो पता नहीं है, क्योंकि आरजेडी हमारे वाले पास इसका मनीष कोई कश्यप को क्यों खड़ा करेंगे? आरजेडी वालों ने तो पंगा किया इसके साथ इतना सब। आरजेडी वाले। राजनीति राजनीति में सर महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, और महत्वाकांक्षा में कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। अभी मैंने बताया कि जहानाबाद के जो भूमिहार और ब्राह्मण की राजनीति करते हैं वो हिना साहब के दरवाजे पे चरण वंदना करने को आशुतोष लौट गए। और कमाल की बात है, कपड़ा भी हरा पहन के गए। जिस आदमी ने लिटरली चुनाव के लिए अपना खतना करा रखा हो, क्या उसको जहानाबाद का भूमिहार वोटर सिर्फ इसलिए वोट दे देगा क्योंकि वो भूमिहार बहुल सीट है और वहां पर चंद्रवंशी नहीं जीतना चाहिए? ये सब इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सीट फंसी हुई। और पिछली बार भी जहानाबाद लोकसभा सीट मात्र 2,000 वोट से 1,700 वोट से जीती थी जेडीयू, और वो तब था जब तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई के विरुद्ध में कैंडिडेट खड़ा कर दिया था यादव समाज से। एक सीट और बड़ी दिलचस्प है जिसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है, काफी समय हो गया मैं बात करते हुए। काराकाट, उपेंद्र कुशवाहा, उनके पवन सामने सिंह। जो है वो पवन सिंह लड़ गए हैं। वो जो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने लड़ाए गए थे, उन्होंने फिर टिकट अपना वापस कर दिया आसनसोल से और यहाँ लड़ गए हैं अब। तो पवन सिंह का क्या है, क्या सीन है? वो सुने के बीच में आया था कि मायावती सपोर्ट कर रही है उन्हें, कुछ इस तरह की भी चर्चा आई थी। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने कहा जैसे मनीष कश्यप को लेकर के कि राजनीति में प्रवेश की महत्वाकांक्षा, जल्दीबाजी, पवन सिंह को ये हमेशा बात फील होता है कहीं ना कहीं। देखिए ना, निरहुआ भी सांसद बन गया, मनोज तिवारी भी बन गए, भोजपुरी इंडस्ट्री के रवि रवि किशन भी बन किशन गए। बन गया। हम बनेंगे तो हमारा थोड़ा क्या है ना कि राजनीति में बाहुबल बढ़ता है, और अपने आप को जैसे वो प्रेजेंट करते हैं कि ठोक करके कि मैं राजपूत हूं। और देखिए, काराकाट लोकसभा सीट की जो दो विधानसभा है वो औरंगाबाद के आसपास से जो लगती है, वहां पे राजपूतों का, जैसे मैंने कहा कि औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ है तो उसका दिखता है। लवली आनंद एक बार वहां से विधायक भी बन चुकी हैं, विधायिका भी बन चुकी हैं। तो उनको पता है कि भाई काराकाट में राजपूत हम ही को वोट देगा। अब ये जो भ्रम है, ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है निर्दलीय कैंडिडेट के आगे, इन्हें लगता है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ये जीतेंगे नहीं, पर वो सीट हॉट बन जाएगी कि उपेंद्र कुशवाहा संभवतः हरा दीजिएंगे। लेकिन यहां पर कुशवाहा बहुत अधिक संख्या में है, वो नाराज हो सकते हैं। हाँ, कोयरी लेकिन कुशवाहा जब का बढ़िया है, वहां पे सेट है एकदम। वो, हाँ मैं वही कह रहा हूं, वो हम्म। नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो जिस पावर ग्रैबिंग पोजीशन में है, क्या वो पावर ग्रैबिंग पोजीशन लूज करना चाहिए? क्योंकि वोट के लिए जो निर्णायक क्षण होता है अंतिम समय में, वो ये होता है कि हमारे कास्ट का, बिहार में तो यही होता है, हमारे कास्ट का आदमी हार जाएगा, ये कैसे हो? और अंत तो गत्वा जाकर के फिर क्या होता है कि ठीक है नाराजगी है लेकिन जिताना है, उसमें प्लस मोदी फैक्टर भी आएगा, राम मंदिर फैक्टर भी आएगा। अब अगर पवन सिंह 50,000 वोट काट लेंगे तो ये सीट आरजेडी मतलब लेफ्ट की तरफ, माले की तरफ चली जाएगी। हम्म। अगर वो 50,000 वोट नहीं काटते तो 10,000 से निकले, 5,000 से निकले, या 1,500 से निकले, मुझे पता नहीं है वो कितना कम होगा। 50,000 से नीचे पवन सिंह का वोट वो देखना है। उससे कम जैसे जैसे होगा वो सीट उनके लिए बेहतर बनती जाएगी। हम्म। ये उस सीट का आंकड़ा है। हम्म। जी। और कोई आप ऐड करना चाहें कुछ? हाँ, बिल्कुल, मैं उस सीट के बारे में बात कर रहा हूं जो आप लोगों ने शायद ऐड नहीं की अपने लिस्ट में। एक और ललन सिंह खड़े हैं मुंगेर से। हाँ, मुंगेर। ललन सिंह एक 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 जदयू से भी खड़े हैं,
लेकिन एक मुंगेर से भी खड़े हैं। हाँ। अच्छा, क्यों खड़े हैं वो, क्या राजद ने ये सारी फील्डिंग बड़ी अच्छी लगाई है हम्म। कि जहां पर हम फोकस्ड करेंगे, फोकस रखेंगे कि इस सीट को हम निकाल सकते हैं क्या। अशोक महतो को टिकट दिया जो कि लौकुश समीकरण से, और अशोक महतो की वाइफ को, आई एम सॉरी, अशोक महतो को अनीता टिकट देवी, नहीं दिया। अनीता देवी। जी, अशोक महतो की वाइफ को टिकट दिया। 17 साल के बाद वो जेल में निकले, उसके बाद विवाह किया एकदम फटाफट, जिसको कहते हैं कि खरमास में ब्याह हुआ, फट चट मंगनी पट ब्याह हुआ और फट से टिकट मिला। और खड़ा कर दिया गया कि नीतीश कुमार के सबसे कद्दावर सपोर्टर को हराया जाए। अब ललन सिंह के बारे में थोड़ा सा बताएं कि भाजपा से बागी होकर के लड़ने को गया। तो एक बीजेपी का भी बिहार का इतिहास बता दे, भाजपा से बागी होकर के जो जो बाहर गया है उनकी राजनीति समाप्त होने के कगार पे पहुंच गई है। भाजपा से इनको लगता है कि अपना वोट है। ये बात समझ में नहीं आता कुछ लोगों को कि आपका अपना वोट वो नहीं था, वो बीजेपी का कैडर वोट था जिसने आपको विजेता बनाया था। तो एक वो सीट फंसी हुई है। एक और निर्दलीय है जिसके बारे में आप पूछना भूल गए, वो है सर बक्सर वाली लोकसभा सीट। बक्सर सीट पर एक आईपीएस लड़ रहे हैं, एक आनंद मिनट का मिश्रा। समय है हमारे पास, 1 मिनट में बताइए, बस अंतिम है ये। हाँ, बक्सर सीट पहले से भी फंसी हुई थी, वहां से समझ लीजिए असम कैडर के एक आईपीएस लड़ रहे हैं चुनाव। उनका नाम जो है आनंद मिश्रा है, और आनंद मिश्रा जी भोजपुर के शाहाबाद के रहने वाले हैं, और वो ये पहले मिथिलेश बीजेपी यादव के से लिए टिकट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी से टिकट मिलेगा। बिल्कुल, और वो मिथिलेश तिवारी के लिए सरदर्द बने हुए हैं सर। क्योंकि अच्छा। लोग कह रहे हैं कि हाँ, वहां पे कह रहे हैं खुद ब्राह्मण की नहीं, पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट करेंगे। अब जब तक वहां पर मोदी जी आकर के खुद नहीं समझाएंगे, ये सीट निकलना भी मुश्किल है जी। चलिए, खैर काफी सीटों पे चर्चा हुई, और अब एक अगला वीडियो हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे जब पहले चरण की 4 सीटों का मतदान हो जाएगा, उसका एक रिव्यू करेंगे, आकलन करेंगे। जी। तो जी। उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।